students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 3, rural life under British India. So let's start the remaining paragraph. The European planters begin to invest in indigo production. They pressurize the farmers to sign contract and produce indigo. The farmers who signed contracts got loans which made it compulsory for them to cultivate indigo on at least 25% of their land holdings. But in reality, these peasants were brutally exploited. They got a very low price for the indigo and the cycle of loans never ended. Moreover, the farmers were forced by the planters otherwise to produce indigo on their most fertile land, in which the peasant otherwise preferred to cultivate rice, but indigo production ruined the fertility of the soil. Thus, it was a double loss for the peasants. अब यहाँ पर यूरोपियन जो प्लांटर्स थे उन्होंने इंडिगो यानी कि नील की पैदावारी प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, यानी पैसा लगाना चालू कर दिया। वो उन पर दबाव बनाते थे किसानों पर, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और प्रोड्यूस कर दी, नील की खेती की पैदावारी शुरू कर दी। जो फार्मर्स थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अब उनको क्या है लोन दिया गया जिसमें कंपलसरी था उनके लिए कि वो नील की खेती करेंगे 25% पर जो उनके पास जमीन है। तो लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, जो किसान जो है उनको बुरी तरह से शोषित किया जाता था और बहुत ही कम प्राइस दिए जाते थे नील की खेती करने में, और जो लोन की जो साइकिलिंग चल रही थी वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ज्यादातर जो किसान थे उनको बहुत दबाव बनाया जाता था उन पर, और कि प्लांटर्स के द्वारा कि वो इंडिगो की खेती ही करें। ठीक है, जमीन जो है उपजाऊ थी, लेकिन जो दूसरे किसान थे वो उनको बोलते थे कि चावल की खेती करें, लेकिन जो है इंडिगो प्रोडक्शन है यानी कि जो नील की खेती है वो उससे क्या है कि जो उपज होती है यानी कि जो मिट्टी उपजाऊ बनाती है वो उसकी खत्म हो जाती है मिट्टी की, तो इसीलिए उन्हें डबल लॉस होता था किसानों को। फिर इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि व्यवसायी खेती के व्यवसायीकरण का प्रभाव। अब commercialization of Indian agriculture benefited British industries and British traders, but these benefits did not reach the Indian farmers. They were brutally exploited. The British agrarian policy also increased the percentage of landless laborers. In case they failed to pay the rent to the zamindars or land revenue to the government, they had to lose their land and were forced to work as landless laborers. Moreover, in the absence of any savings, the peasants were forced to take loans from the moneylenders who exploited them even more. अब व्यवसायीकरण में जो भारतीय कृषि को जो लाभ होता था, जो जिसमें ब्रिटिश इंडस्ट्रीज और जो ब्रिटिश व्यापारी होते थे, अब लेकिन उसमें क्या होता था कि जो भी बेनिफिट ज़्यादा वो लाभ तक पहुंच नहीं पाते थे भारतीय किसान, और उन्हें बुरी तरह से शोषित किया जाता था। अब ब्रिटिश खेती की जो नीतियां थी वो बढ़ाकर परसेंटेज पर काफ़ी उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी गई। जो लैंडलेस लेबरर्स थी जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, अब उस केस में क्या होता था वो असफल हो जाते थे, वो पे नहीं कर पाते थे अपने किराए को जमींदारों को, और उन्हें राजस्व जो भू राजस्व है वो गवर्नमेंट को जब देना होता था वो नहीं दे पाते थे और अपनी ज़मीन खो बैठते थे। ऐसे में उन पर दबाव डाला जाता था क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती थी और कोई सेविंग्स भी नहीं होती थी, तो उन पर दबाव बनाया जाता था कि वो और ज़्यादा जो है लोन ले ज़मींदारों से, जिससे कि उनको और शोषित किया जा सके। एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर्स, यानी कि ज़मींदारों के द्वारा शोषण। As the peasants were overburdened with a high land revenue, they were forced to borrow money at a high rate of interest from the moneylenders who cheated them in various ways. They charged high rates of interest and through shrewd tactics such as false accounting, forged signatures, and making the peasant sign for larger accounts than they had borrowed. As a result, the peasants were overburdened with debt
and many of them even had to lose their land. इसी तरह जो किसान है उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाया करता था, भार चढ़ जाया करता था हाई रेट के भू राजस्व से, और उन्हें क्या है दबाव बनाया जाता था कि वो उधार ले लें पैसा हाई रेट के इंटरेस्ट पर ज़मींदारों से, और फिर उन्हें कई तरीक़ों से धोखा दिया जाता था। उनको हाई रेट्स के इंटरेस्ट पर चार्ज किया जाता था और तरह तरह की जो तरीके अपनाकर झूठे खातों में उन्हें फंसाया जाता था, झूठे साइंस लिए जाते थे, साइन ले लिए जाते थे उनके, और बड़ा अमाउंट उनको उधार के तौर पर दे दिया जाता था। नतीजा ये निकलता था कि किसान पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाया करता था और जो उधारी होती थी वो नहीं चुका पाते थे और ऐसे में अपनी ज़मीन खो बैठते थे। नेक्स्ट है फैमिन्स यानी कि अकाल। The terrible poverty, misery and exploitation of rural India was revealed when famines ravaged the countryside regularly. Often natural causes like drought, flood, crops, diseases, etc. paved the way for the problems, but heavy taxation, exploitative land revenue policies, brutal treatments by the landlords and moneylenders intensified them. In 1876 to 78, 8 lakhs people lost their lives in Madras, Hyderabad, Maharashtra, Western UP and Punjab. In the famine of 1896 to 97, nearly 45 lakhs died. 3 million people died in the Bengal famines of 1943. These famines and the high losses of life indicate the extent of poverty and starvation which had taken roots in India. बहुत ही डरावनी जो गरीबी है, ठीक है, जो शोषण है ग्रामीण भारत में यहाँ पर प्रकट हो गया था, और जो अकाल है वो उसने तबाही मचा दी थी ग्रामीण इलाकों में। अब जो बार बार जो है इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, ये आपदाएं आ जाती थी, जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गई या खेती की प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, और इससे जो है उनका शोषण बहुत बुरी तरीके से ज़मींदारों के द्वारा किया जाता था। 1876 टू 78 में 8 लाख जो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को गंवाया था मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में। अब जब अकाल पड़ा तो 1896 से लेकर 97 तक उसके करीब 45 लाख लोग मारे गए। 3 मिलियन जो लोग हैं वो मरे बंगाल में अकाल के कारण 1943 में। अभी जो अकाल है वो उससे बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ है, और ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी फैली थी देश में, और भूख जो है खाने की कमी भी हो गई थी, जिससे कि भारत की जड़ें जो पूरी तरह से हिल गई थी। मोपलाज रिवॉल्ट एंड अदर पीजेंट रिवॉल्ट्स यानी मोपलाज विद्रोह था और दूसरे जो किसानी विद्रोह थे। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स एंड द atrocities of the moneylenders led to a series of revolts by the peasants. The peasants of Kerala, called the Moplas, revolted in the 1860s and 1870s due to the increasing burden of taxation. This was a rebellion against the rich landlords. In the middle of August 1921, agrarian riots were started by the Muslim peasant called Moplas against the zamindars. The revolts took a violent turn. The Deccan riots of the 19th century also occurred because the heavy debt faced by the peasants in the Deccan region. The peasants revolted in the region of Poona, attacking the moneylenders and zamindars. The peasants burned the account books, looted grain shops, and in some cases set fire to the houses of the moneylenders. इसमें जो लोग शोषित थे भू राजस्व सिस्टम से, ठीक है, जिनका उत्पीड़न हुआ था ज़मींदारों से और अत्याचार हुआ था मनी लैंडर्स के द्वारा, साहूकारों के द्वारा, तो वो लोग जो है विद्रोह कर रहे थे। यानी कि ये जो विद्रोह है वो किसानों के द्वारा हुआ था। अब जो किसान है केरला के, उसे मोपलाज विद्रोह कहा गया 1860 में, और 1870 में ये बढ़ता ही चला गया। और ये लोग थे, ये किसके कारण बढ़ा था कि बहुत ज़्यादा जो बर्डन हो जाता था टैक्सेशन का,
यानी कि जो कर लिया जाता था उसको बढ़ता ही जा रहा था, उसका लोड बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण ये किसानों का विद्रोह फूटा। अब ये जो विद्रोह था ये जो अमीर ज़मींदार थे ना, अमीर ज़मींदार, उनके खिलाफ था। अब जो मिडिल एज थी, जैसे कि जो मध्य समय था अगस्त का 1921 में, तो ये जो दंगे हैं वो स्टार्टेड हो गए। जो मुस्लिम किसान थे जिन्हें मोपलास कहा गया, और ये अगेंस्ट थे ज़मींदारों के। अब ये जो विद्रोह है वो बहुत ज़्यादा विद्रोह का मोड़ ले गया था। जो डिकिन किसान थे 19वीं शताब्दी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधारों से दबे हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन क्षेत्रों में क्या है, ये किसानों का जो विद्रोह फूटा, वो पूना अटैकिंग जो हुई थी वो मनी लैंडर यानी कि जो ज़मींदार थे, ठीक है, उनके खिलाफ हुई थी। किसानों ने क्या है, उनके जितने भी खाते थे और बुक्स वगैरह थे उनका अनाज लूट लिया था और दुकानें लूट ली थी, और तो और जो साहूकार थे उनके घरों में आग भी लगा दी थी। ये इतना जो है विद्रोह बहुत फूटा था और बहुत रोष था किसानों के मन में ज़मींदारों के खिलाफ।